अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनसे बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं, तो आए हम उनकी जिंदगी में एक नजर डालते हैं। ये कहानी चकवाल में बुलंदी पर वाक़ एक गांव की है। उस गांव में मास्टर सजावल का घर भी था। मास्टर सजावल को कबड्डी बहुत पसंद थी और वह रियाजी के उस्ताद थे और एक दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। मास्टर साहब बहुत इज्जतदार शख्स थे। उनकी शादी 9 उम्री में कर दी गई थी। उनके घर 23 मार्च 1933 को एक बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम अब्दुल खालिक रखा गया। मास्टर सजावल को अपने बेटे से बहुत प्यार था। वो मेले में जाते तो बेटे को अपने कंधों पर बिठा कर ले जाते। नन्हा अब्दुल खालिक कबड्डी के मुकाबले देखकर बहुत खुश होता। उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। करीबी स्कूल दूर गांव वसूला में वाक़ था। जंद आवान की ज्योग्राफी बहुत दिलचस्प थी। एक नाला 7 मर्तबा घूम फिर के उसके रास्ते में आता था। इसीलिए चकवाल में रहने वाले जंद आवान गांव को 7 समंदर पार कहते थे। ऐसा लगता था जैसे इन नालों ने जिंदाबा को अपने हिसार में ले रखा है। अब्दुल खालिक को भी हर रोज बसूला स्कूल जाने के लिए इन नालों को 7 मर्तबा पार करना होता और वापसी पर भी 7 मर्तबा इन नालों से गुजरना होता। ये इस जमाने में बच्चों के लिए एक आम सी बात थी। अब्दुल खालिक कई किलोमीटर पैदल स्कूल जाता और छुट्टी के बाद उछलता कूदता दौड़ता भागता घर की तरफ रवाना होता। लेकिन वो सीधा घर ना आता, रास्ते में ही बसता, एक तरफ फेंकता और दोस्तों के साथ कबड्डी के खेल में शरीक हो जाता। कुठवाहर की सरजमीन के नीचे टेलों की सरजमीन है और चकवाल के उस छोटे से गांव जंद आवान के आसपास एक नाला था। मानसून के मौसम के बाद पानी समटता तो मैदानों में रेत बाकी रह जाती। रेतले मैदान पर कबड्डी का खेल मुश्किल हो जाता। रेत पर ना सिर्फ पांव फिसलते थे बल्कि रेत पर भागने में 2 ही मुश्किल होती थी। लेकिन उन्हीं रेतले नाहिमुआर मैदानों पर अब्दुल खालिक यूं भागता जैसे हवा का तेज झोंका पानियों को छूकर गुजर जाता है। जब दोस्त कबड्डी खेल रहे होते तो देखने वालों के लिए खास बात अब्दुल खालिक की तेज रफ्तार होती। वो मुखालिफ टीम की सफों में जाता, किसी खिलाड़ी को हाथ लगाता और फिर इस बरक रफ्तारी से वापस आता कि कोई उसको छू भी ना सकता। कबड्डी के खेल में टीम का एक खिलाड़ी लकीर की इस तरफ जाए और मुखालिफ टीम के किसी खिलाड़ी को हाथ लगाकर वापस आ जाए तो इसकी टीम को एक पॉइंट मिल जाता है। उस सारे अमल को वारा डालना कहते हैं और जो खिलाड़ी वारा डालने जाता है उसे साही कहते हैं। अब्दुल खालिक हमेशा अपनी टीम की तरफ से वारा डालने जाता क्योंकि इसकी रफ्तार को कोई नहीं पहुंच सकता था। साही होने के साथ साथ अब्दुल खालिक अपनी टीम का अहम जापी भी था। कबड्डी की जबान में जापी उस खिलाड़ी को कहते हैं जो वारा डालने वाले मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को जकड़ लेता है। पुठवारी में जकड़ने को जफा डालना कहते हैं, इसीलिए जकड़ने वाले खिलाड़ी को जापी कहते हैं। गांव की सादा मगर पुररौनक जिंदगी में दिन रात यूं ही गुजर रहे थे। तब इधर उधर के देहातों से खबरें आने लगी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान बन रहा है। फिर स्कूल में मास्टर साहब ने लड़कों को बताया कि हम जिस इलाके में रहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अब अब्दुल खालिक की उम्र 14 साल थी जब पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ। इर्द गिर्द के गाँव से हिंदू और सिख अपने घरों को छोड़कर हिंदुस्तान जा रहे थे। अब्दुल खालिक को ये इत्मीनान था कि उसका गांव पाकिस्तान का हिस्सा है और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसकी जिंदगी घर, स्कूल और कबड्डी के मैदान के दरमियान चलती रही। उसकी जिंदगी के यही 3 महवर थे। लेकिन सच्ची बात ये थी कि उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका बस चलता तो वो हर वक्त गांव के ऊंचे नीचे रितले मेरों में कबड्डी खेलता रहता। लेकिन कुदरत ने इसके लिए कुछ और ही मंसूबा बंदी कर रखी थी। उन दिनों फौज में नौजवान लड़कों को भर्ती किया जाता था। ये रवायत अंग्रेजों ने शुरू की थी। पुठोहर के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान लड़कों को भर्ती किया जाता। अब पाकिस्तान बन चुका था लेकिन ये रिवायत बाकी थी। एक दिन पाकिस्तानी फौज की एक टीम भर्ती के लिए चकवाल के इलाके में मौजूद थी। उस टीम की क़ियादत ब्रिगेडियर राढ़म कर रहे थे। उधर अब्दुल खालिक अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आया हुआ था। अब्दुल खालिक ब्रिगेडियर राढ़म की नजर में आया। यूं हंसता खेलता अब्दुल खालिक पुठोहार के रितले मेरों से कबड्डी खेलता हुआ सीधा पाकिस्तानी फौज में आया। पाकिस्तान बने 1 बरस हुआ था।
यूं 15 साल की उम्र में अब्दुल खालिक अपने वालिदान, बहन भाइयों, दोस्तों और अपने गांव जंदावान की बलखाती गलियों से दूर चला गया, जहां ट्रेनिंग का सख्त मरहला उसका मुंतजिर था। ये एक मसरूफ जिंदगी का आगाज था जिसमें सबसे ज्यादा जोर डिसिप्लिन पर था। आर्मी में उसकी तेज रफ्तारी उसे प्रोफेशनल दौड़ के मैदान में ले आई। अब उसे पहली बार बाकायदा रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने का इत्तेफाक हुआ। उसको तरबियत देने वाले हैरान थे कि पुठोहार के एक छोटे से गांव के रेतीले मैदानों में नंगे पांव भागने वाला लड़का दौड़ में कैसे अपने सब साथियों से आगे निकल जाता है। किसी को क्या मालूम था कि आने वाले वक्त में ये लड़का पाकिस्तान के माथे का झूमर बनने वाला है। अब्दुल खालिक के टैलेंट को आर्मी की 8 मीडियम रेजिमेंट ने मजीद निखारा और बेहतर बनाया। अब्दुल खालिक का ज्यादा वक्त रेसिंग ट्रैक पर गुजरता। अब्दुल खालिक के जज्बे और शौक को देखकर उसको तरबीयत देने वाले कोचेस को यकीन था कि एक दिन वो इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अब्दुल खालिक जब छुट्टी लेकर अपने गांव आता तो गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में दाखिल होते ही इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। गांव के लड़के उसे देखने और उससे मिलने उसके घर पहुंच जाते। उस रोज मास्टर सजावल के घर खूब रौनक होती। अब्दुल्ला खालिक की माँ अपने बेटे की नजरें उतारती, घर के सहन में चारपाइयां बिछ जाते हैं और गांव के लोग अब्दुल खालिक को मिलने के लिए आने लगते। वो छुट्टी उस हिसाब से लेकर आता कि गांव के मेले में शरीक हो सके, जहां कबड्डी के मैच में उसकी महारत के जौहर खिलते। एक बार जब वो फसलों की कटाई के दौरान गांव आया हुआ था तो उसे पता चला कि करीब के एक गांव में कबड्डी के एक खिलाड़ी का बड़ा चर्चा है। अब्दुल खालिक ने ऐलान किया कि वो उसको शिकस्त देगा। ये वो जमाना था कि अभी टेलीविजन पाकिस्तान में नहीं आया था, टेलीफोन की सहूलत भी नहीं थी। लेकिन अब्दुल खालिक का ये चैलेंज जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गया। उस जमाने में लोगों की तफरीह मेले होते थे जो फसलों की कटाई के बाद खुशी का इजहार होते। उस रोज छोटे बड़े तैयार होकर खुश खुश मेले की तरफ रवाना होते। अक्सर मेले 2 या 3 दिन तक जारी रहते। आखिरी दिन कबड्डी के लिए मखसूस होता, जब एक बड़े मैदान में, जिसे पूठोहारी जबान में पिड़ कहते हैं, तमाशाई कबड्डी देखने के लिए जमा होते। मुख्तलिफ गांव से टीमें इसमें शिरकत करती, उनके साथ उनके अपने सपोर्टर्स और ढोल पार्टी होती। तो आखिर नतीजा क्या रहा? क्या अब्दुल खालिक ने इस मशहूर खिलाड़ी को हरा दिया? उस रोज तमाशाई हैरान रह गए जब दुबले पतले नौखेज लड़के अब्दुल खालिक ने पंजाब की सतह पर कबड्डी के एक नामवर खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। 1954 का जिक्र है जब एक दिन उसके कोच ने उसे बताया कि फिलिपाइन के शहर मुनेला में एशियाई खेलों के मुकाबले हो रहे हैं और इसमें 100 मीटर और 200 मीटर रेस के मुकाबले भी होंगे। ये खबर सुनकर अब्दुल खालिक की आंखें चमक उठी। ये तो उसका ख्वाब था कि वो इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। इस वक्त 100 मीटर रेस का एजाज भारत के खिलाड़ी लेवी पिंटो के पास था, जो इसने 1951 में भारत में मुनक्किद होने वाले पहले एशियाई खेलों के मुकाबले में हासिल किया था। लेवी पिंटो ने 100 मीटर का फासला सिर्फ 10.8 सेकेंड्स में तय किया था। फाइनली वही दिन था जब वो मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मनीला पहुंचा और अब दौड़ के आगाज में रेसिंग ट्रैक पर खड़े अब्दुल खालिक को अपने गांव जंद आवान के वो रीतले ऊंचे नीचे मैदान याद आ गए जहां वो कबड्डी खेलता था और लोग उसके दौड़ने का अंदाज देखने आते थे। फिर उसे अपनी बीजी की याद आ गए, जिन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि देखना पुत्र, मुल्क की कण जमीन पर ना लगने देना, यानी अपने मुल्क की इज्जत रख लेना। इतने में रेफरी के फायर की आवाज आई और वो दीवाना वार दौड़ने लगा। उसके कानों में लोगों के शूर की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके सामने अपनी मां बीजी का चेहरा था जो उसे कह रही थी मुल्क की इज्जत रख लेना। दौड़ते दौड़ते उसे यूं लगा उसके कदम जमीन से उठ गए हैं और वो हवा में उड़ रहा है। तब उसका सीना उसे रिबन से टकराया जो दौड़ का फिनिशिंग पॉइंट था। अब्दुल खालिक ने एक नाकाबिले यकीन काम कर दिखाया था। इसने लेवी पिंटो का 10.8 सेकंड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसने 100 मीटर का फासला सिर्फ 10.6 सेकंड्स में तय किया था। उसी साल इंग्लैंड में ट्रायंगुलर मुकाबलों में अब्दुल खालिक ने 100 मीटर की दौड़ में दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया। एक साल में 2 गोल्ड मेडल लेकर जब वो अपने गांव आया तो पूरा गांव उसे देखने के लिए बेताब था। मां ने अपने बेटे को गले लगाकर उसका माथा चूमकर उसे खुशामदीद किया।
1956 में तीसरे एशियाई मुकाबले भारत के शहर दिल्ली में मुनक्केद हो रहे थे। दिल्ली के मैदान में तमाशाई भारतीय खिलाड़ियों को सुपुर्द कर रहे थे। 100 मीटर रेस के मुकाबले में उसका मुकाबला भारतीय एथलीट रवि से था। उस रोज अब्दुल खालिक ने अपनी जिंदगी की बेहतरीन दौड़ दौड़ी और 100 मीटर का फासला सिर्फ 10.4 सेकंड्स में तय कर लिया, जो एशिया का नया रिकॉर्ड था। 200 मीटर की रेस में उसका मुकाबला भारतीय खिलाड़ी लेवी पिंटू से था। इस मुकाबले में अब्दुल खालिक ने भारतीय खिलाड़ी पिंटू को पछाड़ दिया। यह फासला उसने 21.1 सेकंड्स में तय किया। और वो रेस देखने वाले कहते हैं, उस रोज अब्दुल खालिक दौड़ा नहीं, उड़ा था। इसी दौड़ के बाद ही भारतीय वजीर ए आजम जवाहिर लाल नेहरू ने अब्दुल खालिक को फ्लाइंग बर्ड ऑफ द एशिया का खिताब दिया था। बाद में यह खिताब उसके नाम का हिस्सा बन गया। अब भी वो पूठार में परिंदा एशिया के नाम से जाना जाता है और उसकी कब्र की लोह पर भी अब्दुल खालिक परिंदा एशिया लिखा है। 1956 का साल अब्दुल खालिक की जिंदगी का बेहतरीन साल था। इस साल उसे 100 मीटर और 200 मीटर में 2 गोल्ड मेडल मिले थे। इसी साल इंग्लैंड, एडिनब्रा, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किए। इसी बरस उसने मेलबॉर्न में होने वाले ओलंपिक खेलों के मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 100, 200 और 400 मीटर्स की रेस में हिस्सा लिया। उन मुकाबलों में इसका शुमार 7 बेहतरीन एथलीट्स में किया गया। 1957 में भी अब्दुल खालिक ने अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। उसने इंग्लैंड में होने वाले दौड़ के 7 मुकाबलों, ईरान में होने वाले 3 मुकाबलों और यूनान और स्कॉटलैंड में होने वाले मुकाबलों में उसने हर मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। यूं 1957 में अब्दुल खालिक ने 11 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। 1958 के साल की इब्तिदा भी स्कॉटलैंड, जापान और चीन में होने वाले 3 मुकाबलों में अब्दुल खालिक ने हर मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल्स हासिल करके की। इसी साल तीसरे एशियाई खेल जापान के शहर टोक्यो में मुनाकिद हुए। अब्दुल खालिक ने एक बार फिर 100 मीटर की रेस में पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया। अब्दुल खालिक का रेसिंग करियर तो जैसे आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। अब्दुल खालिक की खेलों के लिए खिदमत को देखते हुए उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। 1959 में 20 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया और इनमें 9 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 4 कांसी के मेडल जीते। अब 1960 शुरू हो गया। इस साल भी अब्दुल खालिक ने इंग्लैंड, मिस्र और पाकिस्तान में होने वाले 6 मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया और 5 गोल्ड मेडल और 1 कांसी का मेडल हासिल किया। इसी साल अब्दुल खालिक ने रोम में होने वाले ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा आजाज है कि वो 2 मरतबा ओलंपिक्स में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे। अब्दुल खालिक के अरूज का सफर 1954 में शुरू हुआ था और अब 1960 का साल शुरू हो चुका था। एथलेटिक्स की दुनिया में इतने लंबे अरसे तक नंबर 1 पर रहना एक मौजज़े से कम नहीं और अब्दुल खालिक ने ये मौजज़ा कर दिखाया था। लेकिन आने वाले दौर में उसकी जिंदगी के हालात कुछ यूं करवट लेने वाले थे जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। देखा जाए तो जिंदगी में जहां खुशी है वहां गम भी है। इसी उतार चढ़ाव का नाम जिंदगी है। उस साल ट्राई एंगोलर खेलों में अब्दुल खालिक ने एक बार फिर 100 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। 200 मीटर की दौड़ में मलखा The सिंह जीत final of the गया 400 और 4 meters will जरबे go down से in history. रिले रेस में Taking पाकिस्तान part की are the टीम को German Karl कामयाबी Kaufmann मिली। and the रिले American रेस की Otis टीम में Davis, अब्दुल खालिक who भी have शामिल both थे। equaled Jones's 1956 world लेकिन record बहुत से of पाकिस्तानी इस बात से अनजान 45.2 हैं। seconds. जी हाँ, The हम German मशहूर Kinder, हिंदुस्तानी सब India's प्रिंटर Milka मिल्खा सिंह की Singh बात कर and रहे South हैं। Africa's Spence. 6-700 मीटर रेस में पहली पोजीशन बरकरार रखना कोई आम बात नहीं है, लेकिन अब्दुल खालिक के जुनून ने यह मुमकिन कर दिखाया था। यूं अब्दुल खालिक ने अपने करियर में इंटरनेशनल 36 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल और 12 कांसी के मेडल हासिल किए। ये मेडल्स उसने 100, 200 और 4 जरबे 100 मीटर की रेसेस जीतकर हासिल किए। अब्दुल खालिक इसके बाद 2 साल तक मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा। उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया जब 1971 की जंग में उसे जंगी कैदी बनाकर बाकी लोगों के साथ भारत के एक जंगी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। सकूत मशरकी पाकिस्तान उसकी जिंदगी का ऐसा वाकया था जिसे वो आखिरी दम तक भुला ना सका। अब वो अपने प्यारों से हजारों मील दूर बैठा था, आजाद हवा में उड़ने वाला परिंदा जो जंगी कैंप की खारदार दीवारों में बंद था। कैंप में रहने वाले कैदियों के रात दिन बेयकीनी में गुजर रहे थे। कहते हैं वजीर आजम इंदिरा गांधी अब्दुल खालिक को रिहा करने के लिए तैयार थी,
لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اگلے ہی برس دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ عبد الخالق بھی واپس آ گیا۔ واپس آ کر اس نے محسوس کیا کہ بہت کچھ بدل گیا ہے، باہر بھی اور اس کے دل کے اندر بھی۔ پتہ نہیں کیوں اب اسے اپنا گاؤں، اپنا گھر اور گھر کے لوگ شدت سے یاد آنے لگے تھے۔ اب وہ نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ آرمی سے 1978 میں ریٹائر ہوا، لیکن کھیل سے اس کی وابستگی اسی طرح رہی۔ عبد الخالق کے 2 بھائی اور بھی تھے، جن میں عبد الخالق سب سے بڑے تھے۔ دوسرے نمبر پر ان کے بھائی عبد الملک تھے، جو فوج میں آرنری کپتان تھے اور 110 ہرڈل ریس کے چیمپئن بھی تھے۔ 1954 میں ہونے والی ایشیائی گیم میں اسے ٹیم کا حصہ بھی تھے، جس نے 100 ضربے 4 ریس کے ایونٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر الطاف صاحب ہیں، جو محکمہ تعلیم سے وابستہ ہے اور اپنی جوانی میں کبڈی کے مشہور کھلاڑی رہ چکے ہیں۔ لیکن پاکستان کی نوجوان نسل اپنے اتنے بڑے ہیرو سے ناواقف ہے۔ 1956 کی جو دوڑ ملکھا سنگھ فلم میں دکھائی گئی ہے، اس ایونٹ میں عبد الخالق بھی شامل تھا، جس میں اس نے گولڈ میڈل بھی جیتا تھا۔ ملکھا سنگھ پر مووی بننے سے ہندوستان کے ہیرو کا تو سب کو پتہ چل گیا، لیکن ہمارے اپنے اس عظیم ہیرو کو ہم بھی اب ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو دوستوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔